नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। दिल्ली के हुक्मरानों को आज अटेंशन मोड में आना ही होगा और आए भी हैं शायद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सीधे सत्ता के गलियारों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। भागवत ने साफ कहा कि नई पीढ़ी को आदेश ना दें, बातचीत करें, हम मनमानी करेंगे, सख्ती से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधा तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार की तानाशाही कार्यशैली पर भागवत की सबसे सख्त सीख है। यह बयान सीधे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को कटघरे में खड़ा करता है। केंद्र सरकार सुन ले, अब बंद कमरों में नीतियां बनाकर जनता पर थोपने का दौर खत्म हो चुका है। चाहे वो युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, पेपर लीक का कलंक हो या तानाशाही फैसले, सरकार अब मनमानी नहीं कर सकती। 2024 के बाद जनता ने आपका अहंकार तोड़ दिया है, लेकिन सरकार अब भी सबका मालिक बनने के दंभ में चूर है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक है। विपक्ष सिर्फ सरकार को घिरता देखकर ताली न बजाए, सबक ये भी है कि नई पीढ़ी को केवल राजनीति चमकाने या आंदोलन का मोहरा न बनाए। आज का युवा तर्क मांग रहा है। अगर कांग्रेस के पास युवाओं की बेरोजगारी दूर करने का कोई ठोस राष्ट्रीय रोड मैप नहीं है, तो ये पीढ़ी आपको भी नकारने में एक पल नहीं लगाएगी और कई जगह नकार भी रही है। सवाल बड़ा है कि क्या केंद्र सरकार इस आईने को देखकर अपना अहंकार छोड़ेगी? इन्हीं सवालों पर आज अटेंशन में होगी बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत का पहला उदाहरण बन गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ संदेश दिया कि नई पीढ़ी को आदेश नहीं, संवाद चाहिए, डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन चाहिए। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या बदलते दौर में मोदी सरकार को भी अपनी कार्यशैली बदलने का संकेत दिया गया है। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। दिल्ली में दिया भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक इसे महज एक संयोग नहीं मान रहे, बल्कि बदलते जनमत और युवाओं की नाराजगी को समझने का संदेश मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का इस पर नजरिया अलग ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संचालित करती है आरएसएस उनका मातृ संगठन है। इस सरकार को तो उस समय पे संकेत तब दे देने चाहिए थे आरएसएस प्रमुख को, जब इस निष्कृष्ट सरकार ने जंतर मंतर पर अपनी मांगे लेकर आगे आए छात्रों को ऊपर इस सरकार ने बर्बरता की थी। जिस दिन लाठीचार्ज किया था तब उनको ये संकेत देने थे, जिस दिन बर्बरता करके उन छात्रों के हाथ पैर तोड़े गए थे तब इस सरकार को मोहन भागवत जी को संकेत दे देने चाहिए थे। भले मोहन भागवत ने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ था। समय बदल चुका है और उसके साथ संवाद का तरीका भी बदलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी बदलती कार्यशैली की पहली झलक है, या आने वाले दिनों में सरकार और भी बड़े स्तर पर अपने संवाद और फैसलों के तरीके में बदलाव करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और डॉक्टर मोहन भागवत का ये बयान, संघ प्रमुख का, जो कहा जाता है विचार परिवार के मुखिया भी हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल ही है घोषित रूप से, कि अगर उनको ये कहना पड़े कि भैया डिक्टेशन बहुत हुआ, डिस्कशन करिए, तो या तो ये बता रहा है कि संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, या मोहन भागवत के इस बयान ने सरकार को फेस सेविंग का एक मौका दे दिया, जिसका नतीजा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलन खत्म और क्रेडिट गोज टू संघ। जी मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का वही बीजेपी है। और पिछली बार आपने आम चुनाव के समय देखा था कि जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि हम आरएसएस के बगैर भी चुनाव जीत सकते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि आप पूर्ण बहुमत नहीं पाए, 340 पे रह गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि आरएसएस की कंसेंट नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार आपने देखा जो मुद्दा था वो कितना बड़ा मुद्दा चला जा रहा था, जिसमें सरकार की तमाम प्रक्रिया हो रही थी। ऐसे में जब मोहन साहब का जब ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो है बीजेपी ने थोड़ा सा एक्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर किया गया। हालांकि ये पहले हो गया था, तब सरकार की इतनी फर्जियत नहीं रहती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि युवा शक्ति जो है वही लग रहा है जैसे देश में लोकतंत्र को बचाए रखे हैं। तो इस स्थिति में आने वाली स्थिति से सरकार को बचना चाहिए। आपने देखे थे बहुत से स्टेटमेंट थे, चाहे 2014 के समय लिए गए हों, चाहे 19 की सरकार में लिए गए हों, चाहे वर्तमान सरकार में लिया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं एथेनॉल वाला लिया जा रहा है, G20 को तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं ये जो ऐसे फैसले हैं जिसको आप कठोर या सख्त या कड़वे नहीं कह सकते, आपको आम जनता का भी ध्यान रखना है। सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोकतंत्र की परंपरा है, जो सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना है। जनता ही सर्वोपरि है। आपने देखा कि छात्र शक्ति ही सबसे सर्वोपरि है, ऊर्जावान थे, और उन्होंने अपनी बात, एक छोटी सी बात की जिसमें कि एक नेता का जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना था, उसके लिए इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ा। ये बात उचित नहीं है, इसको पहले समझ लेना था, करना था। मोहन भागवत जी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया है और वो एक मुखिया की तरह वो अपने पॉलिटिकल विंग को एक साफ संदेश दे रहे हैं कि आप इस तरीके से करिए ताकि आप सरकार को बेहतर रूप से चला पाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन अभी तो जो अब कुछ लग रहा है सुधार होगा, क्योंकि ये सरकार इस बात के लिए मशहूर है कि जो नीम की गोली सीधे खिलाती है। ये कि कई बार होता है कि जैसे बच्चों को खिलाते तो भाई ऊपर से चाशनी लपेट दी, थोड़ा बहुत गुड़ के साथ मिला दी, ये सारी चीजें एकदम सीधे नीम जैसी, और फिर खिलाना ही ऊपर से डंडा वो डालते हैं कि नहीं खाना पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। करेला वो नीम चढ़ा वाली जैसी लीचियां होती हैं, और आने वाले समय में इनको अब समझना पड़ेगा, मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कठोरता से इस नीति को आप कह के कि आपकी दवा कड़वी है, आपको खानी पड़ेगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष से कोई आंदोलन नहीं कर पाया था 12 साल में, और अपनी कोई बात नहीं मनवा पाए थे सरकार में। लेकिन पिछले 36 दिनों में आपने देखा जिस तरीके से युवा शक्ति ने, छात्रों ने जो धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक जो आंदोलन किया, और उसमें बहुत ठीक है, जब भीड़ होती है तो उसमें अराजक तत्व भी आते हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं भी होती है, उपद्रव भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा शांति व्यवस्था बने रही। मैंने भी अपने 60 वर्ष की आयु में छात्रों के बहुत से आंदोलन देखे, लेकिन इतना शांतिपूर्वक, इतना सफल आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा। ये समझा जाता था हमारे समय में कि जब तक जो है बसों के शीशे नहीं तोड़ेंगे तब तक सरकार होती रहेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया था, सोशल मीडिया था, और जिस तरीके से शांतिपूर्वक कुछ अप्रिय दृश्य आए भी, लेकिन अब उनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं इतनी भीड़ में। लेकिन ब्रजेश जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अच्छे दिन से आएंगे से लेके अभी तक के हर नारे में ऐसा लगता है जिसको जनता की पल्स पता है कि जनता क्या चाह रही है, वो शायद इस बार चूक गया, और इसका नतीजा हुआ कि बड़े हल्के में लिया गया कि ठीक है हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, इस्तीफा हो गया है। तो अब उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार इससे सबक लेगी। और जो मोहन भागवत जिनके बारे में कहा जाता है कि संघ अपने एक दायरे से बाहर नहीं निकलता, वो बेहतर पल से समझ रहे हैं जनता की,
तो उन्होंने एक बात जो सीख दी है उसमें सभी के लिए सीख है, वो बीजेपी के साथ साथ जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं या निकट भविष्य में जुड़ना चाहें या जो अपनी अपनी पार्टी में तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, उन सबके लिए सीख है कि भैया डिस्कशन की ज़रूरत है। अब डिक्टेशन का दौर बीत गया है, आपको युवाओं की बात सुनना होगी, उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना होगा। युवा को आप नहीं ढाल सकते अपने मुताबिक। मनोज जी, निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन से और सरकार के निर्णय से सबको एक सीख मिली है। सीख सरकार को ही मिली है कि जनता के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, यदि उनकी मांग है, जायज़ मांग है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको आप ताकत की दम पर दबा नहीं सकते हैं। छात्रों के लिए भी है कि यदि वो एकजुटता के साथ किसी सही मुद्दे पर, और देश के लोगों के लिए भी एक सही मुद्दे पर यदि आप आंदोलन करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। पहले भी हमने देखा है किसान आंदोलन के मामले में सरकार झुकी है। आप देखिए कि और विपक्ष के लिए भी एक सीख है, विपक्ष के लिए सीख है कि जब छात्र युवा सरकार को झुका सकते हैं तो विपक्ष भी यदि सही मुद्दे पर और जनता उसका साथ दे, यदि उस पर भरोसा करे कि वो सही मुद्दे पर जा रही है, तो वो भी सरकार को बैकफुट पर ला सकती है। इस पूरे मामले में चाहे हम किसान आंदोलन को देखें मनोज जी, किसानों के सामने सरकार झुकती नजर आई है, चाहे हम युवाओं के मामले में देखें कि सरकार युवाओं के, छात्रों के आगे झुकती नजर आई। और दोनों ही मामले में एक और समानता है मनोज जी, किसान आंदोलन में भी इसी तरह से संघ ने सीख दी थी कि आप लोगों से बात कीजिए, बिना बात किए इस तरह से आप कानून लागू नहीं कर सकते हैं। किसान संघ भी उसमें शामिल था। इस मामले में भी सरकार लगता है जो अंदाजा नहीं लगा पाई शायद कि छात्रों का आंदोलन इतने व्यापक रूप में हो जाएगा, पूरे देश में फैल जाएगा। उनको लगा कि जंतर मंतर पे जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था दिल्ली में, वैसे ही कुछ एक हिस्से के छात्र आंदोलन करेंगे और इनको हम उनकी मांगे आधी अधूरी मान लेंगे और उनको समझा देंगे या ताकत की दम पर। हमेशा हमने देखा कि थका दो, किसान आंदोलन 2 साल चल रहा है, CNRC शाहीन बाग 1 साल चल रहा है कि तो, थका दो थका दो थका दो। तो उन्होंने वही तरीका अपना है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। छात्रों के इस आंदोलन में बाकी के राजनीतिक दल भी आ गए, सपोर्ट मिला, पूरे देश में सपोर्ट मिला, गैर राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भी आए। पूरे देश में जिस तरह से आवाज उठी उससे सरकार को मजबूर करना पड़ा। अब बैकफुट पे सरकार पीछे कदम हटाएगी तो सरकार को एक तरह से जितनी आगे बढ़ चुकी थी कि आपने 36 दिन गवा दिए थे, तो अब किस तरह से आए, तो एक रास्ता चुना गया, एक ऐसा गली निकाली गई जो कि हमेशा होता है कि बीजेपी श्रेय किसको देना चाहती। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को आगे किया, उन्होंने एक सीख दी। उसके 4 घंटे के बाद एक निर्णय हो गया। मोहन भागवत कहते हैं कि ये नई पीढ़ी है, हमारे जमाने में तो माता पिता जो कह देते थे वही अंतिम शब्द होता था, हम मान लेते थे, लेकिन नई पीढ़ी तर्क करती है और उसको आप ताकत की दम पर या उससे बिना बातचीत किए उसको दबा नहीं सकते। उसकी बात को सुनना पड़ेगी, आपको उससे संवाद करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। बिन भय प्रीत वाले पैटर्न पे नहीं चल सकते। अब एक ही पैटर्न पे आप नहीं चल सकते हो कि आपने कहा, आपने निर्देश दे दिए और उन्होंने मान लिए। अब आप वो तर्क करेंगे, आपको उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में उनको बहलाए फुसलाए भी जा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, उनके सामने बहुत सारे सवाल रहते हैं उनके मन में, उन सवालों को आपको दूर करना पड़ेगा। एक संदेश दिया, इस संदेश के बाद सरकार को लगा, बातचीत सरकार पहले से भी कर रही थी, हालांकि कल ही इसके संकेत दे दिए गए थे। जिस तरह से कि सीजेपी अपनी पहली मांग पर अड़ी हुई थी, विपक्ष भी उस मांग पर जोर दे रहा था। थोड़ी परिपक्वता सीजेपी ने भी दिखाई है। हाँ, तो आप देखिए, तब उन्होंने कहा कि कल इस पर विचार करेंगे, कल तक हमको समय दीजिए, तो तब संकेत आ गए थे। लेकिन एक रास्ता तलाशना था, एक कोई ऐसा औरा इख्तियार करना था जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे लिया और उसके आड़ में ये निर्णय ले लिया ताकि विपक्ष जो है वो इसका श्रेय ना ले पाए। छात्रों को श्रेय चले जाए, इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार कह भी रही है, लेकिन एक जो विपक्ष है वो श्रेय लेगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनेगा और उससे विपक्ष को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने यह सोचा कि विपक्ष इसका फायदा न ले, सत्ता पक्ष इसकी कोई एक रास्ता निकाल ले, छात्रों को श्रेय चला जाए और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। और उसी तरीके से एक तरह से पटकथा लिखी गई और डिसीजन ले लिया गया। लेकिन आलोक जी, एक और चीज है ना कि अब जिन्न जो है बोतल से निकल गया है, अब उसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। तो अब इनका अब भविष्य क्या है सीजेपी का, कि जो अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी बनी, सत्ता में आ गई, सब चीज़ें पीछे चली गई, फिर एक विकल्प पेश कर सकते हैं, या क्योंकि अब नहीं तो हमने देखा कि नई नई मांगे आ रही हैं कि ये भी कर दो वो भी कर दो, तो जो फुर्सत हो जाएंगे वो हर राज्य में एक नई डिमांड उठाएंगे। नहीं मनोज जी, आप देख रहे थे कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बताई और उसका जो हाथ से हुआ वो आप देख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस समय इतनी सक्षम भी है
कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण करे और जाके चुनाव जीत सके और चुनाव लड़ सके। और साथ में आप देखते हैं कि दूध का जला क्योंकि छाछ को अभिजीत भी दीपके तो पीता उपज है। तो आम आदमी पार्टी की है और पैसा तो उनके पास भी नहीं था। क्राउड फंडिंग का ऐसा रास्ता खुला, उसके बाद बड़े बड़े धनपतियों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, जो आरोप उनके साथ ही लगाते रहे। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है, धन का मिलना और स्टार्टअप बनाना वो अलग बात है, लेकिन उस स्टार्टअप को सफलतापूर्वक चलाना वो अलग था। लोगों को विश्वास हुआ था, आंदोलन था उस समय, यूपीए की सरकार से लोग परेशान थे, तो ये हुआ कि सब चेंज चाहते थे। तो इस समय जो है अरविंद केजरीवाल एक अच्छा विकल्प बन के उतरे। लेकिन पिछले 13-14 साल में जो केजरीवाल साहब ने जो रंग दिखलाए, उससे लोगों का मन जो है बहुत ही रूट सा गया है। वो कोई भी आंदोलन से निकली पार्टी पे ऐसा एकदम से विश्वास अब करने के योग नहीं है। हालांकि ये युवाओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, अच्छी बात है, युवाओं की बात सुनी जा रही है। लेकिन बीजेपी एक पार्टी के रूप में उभरेगी और किसी स्टेट में सरकार बना पाएगी, ऐसा क्या नहीं, पाना बहुत सरकार भले मुश्किल ना है। बना पाए, लेकिन जैसे हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो पहला चुनाव था, आम आदमी पार्टी भी ने भी कहाँ सरकार बना पाए थे, लेकिन दूसरा प्रयास किया और उनके साथ चले गए जिनके विरोध में थे। तो ये तो अभिजीत का जो अभिजीत दीपके जो है वो प्रोडक्ट तो आम आदमी पार्टी का ही है, बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। अभी हो सकता है मेन प्रोडक्ट बन जाए उनके हिसाब से। लेकिन हमने देखा आंदोलन की पार्टी भी, आपने 80 के दशक में आसाम गण परिषद छात्रों की एक पार्टी थी, वो भी आई और उसने आसाम में सरकार बनाई, आज कहाँ है, तो वो भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। तो इतना आसान नहीं होता है कि लेकिन एक हमने पॉलिटिकल लालू भी पार्टी का देखे, हमने उठिए नीतीश भी देखे, हमने मुलायम भी देखे, हमने शरद देखे हैं। तो ऐसा नहीं कि आंदोलन से निकले नेताओं ने लीड नहीं किया या आगे नहीं गए। तो उन्होंने काफी समय बिताया था। अभिजीत दीपके का जो समय है वो आप उसको 36 दिन का ही अभी आप मान सकते हैं कि उन्होंने इतना भी कम समय है। हालांकि उनको सफलता मिल गई है, उसके नेतृत्व में सफलता मिल गई है उसके तमाम कारणों से। लेकिन हमको अपने अनुभव से ये भी लग रहा है कि अभी बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर के जो आ सकती, हाँ अभी ये 1-2 साल संघर्ष करें, इसी के नाम पे लेके स्टेट में भी जाएं और ऐसी नीतियां जो जनता से हो, विशेषकर छात्रों से जो हो, क्योंकि जो छात्र आंदोलन होते हैं वो देखा गया है वो सफल होते हैं, क्योंकि उसमें काफी लंबे समय तक वो जो है रह सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, सहन शक्ति होती है, समय होता है। जैसा कि आपने देखी किसान आंदोलन हो या छात्र आंदोलन हो, यही काफी लंबे समय तक चल पाते हैं क्योंकि इसमें स्थिरता होती है, बाकी लोग तो कामकाज में बिजी रहते हैं। तो हमें ये लगता है, जैसा कि आपका प्रश्न मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बीजेपी आने वाले समय में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित हो सकती है। तो हमें लगता है अभी कहना मुश्किल होगा। हाँ, 1-2 साल अगर ये तमाम जगह संघर्ष करते हैं, तमाम जनता से जुड़े, छात्रों से जुड़े समस्याओं को, बेरोजगारी को अगर लेके ये आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे निर्णय पहुंचते हैं जिसमें इनके पक्ष में निर्णायक कुछ हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में सीपीपी के साथ बड़े बड़े लोग, आंदोलनकाली या कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो जुड़ेंगे, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी का एक स्वरूप ले सकती है जी। लेकिन ब्रजेश जी, जो आलोक जी ने कहा, कई बार हम देखते हैं कि नेता को भ्रम हो जाता है भीड़ देखकर कि ये भीड़ मेरे कहने पर है, जबकि स्वफूर्त भीड़ थी वहाँ। क्योंकि अगर किसी एक नेता की बात मानने की बात हो तो जो उनका प्रवक्ता दहिया वो खुद कह रहा था कि यार ये मेरा नेता अभिजीत दीपके तो आंदोलन में बैठकर धरना स्थल पर सोमन वांगचुक के बगल में बैठकर कचौरी खा रहा और मैंने बर्गर खा लिया तो मुझे क्यों निकाल दिया, इसने मुझे कोई एम्प्लॉइज समझा है, मैंने अपना 1.5 महीना ख़राब किया है। तो अब ये जो क्रेडिट की लड़ाई हो सकता है जब हम बात करें उसके कुछ घंटे बाद निकल कर आने लग जाए, होड़ लग जाए, क्योंकि प्रतिक्रिया भी बताती है कि हमने देखिए कि जो सरकार कहती थी इस्तीफा नहीं होगा, हमने करा दिया। और एक सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था, जिसके 25 दिन का तपस्या थी, जिसके कारण आंदोलन इतना लंबा चला, वो कह रहे कि नहीं ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए मनोज जी, ये सोशल मीडिया से उपजी हुई पार्टी है, कोई एक संगठन नहीं है, और संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें अहंकार भी है लोगों का, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से इसका संगठन का स्वफूर्ति लोग वहाँ पर आए,
युवा आए वहाँ पर, लोगों के माता पिता आए, युवाओं के छात्रों के माता पिता आए, सबका सहयोग रहा, लेकिन वो किसी संगठन का हिस्सा नहीं। वो मुद्दे की बात पर आए वो थे मुद्दे कि की हमारे बात बच्चे पर का आए थे। भविष्य लेकिन सिक्योर आप हो। देखिए उसी जगह से बहुत सारी चीजें आई कि जब मुद्दे की बात पर लोग साथ में आए थे, लेकिन वहां पे अन्य मुद्दों पे बातचीत हुई तो भीड़ छटने भी लगी थी, लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि जेपी के आंदोलन से हमने देखा है, मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, शरद यादव हो गए, ऐसे बहुत से नाम थे, लेकिन वो एक आंदोलन के बाद इस तरह से एक संगठन के दायरे में थे कि जिस तरह से एक बाकायदा संगठन बना था। यहाँ चेहरे कौन है? तो जेपी की छतरी के नीचे थे। हाँ, हमने अन्ना या तो हमने आंदोलन में अन्ना की देखा, छतरी जो है आम आदमी पार्टी वाले छीन के ले अन्ना गए। आंदोलन में देखा मनोज जी, चेहरे थे, अन्ना जी एक चेहरा था, उनके साथ जो किरण सिविल बेदी, सोसाइटी में प्रशांत थे, भूषण, लेकिन कितने कुमार लोग उसमें विश्वास, राजनीति में आ पाए? योगेंद्र देखिए, यादव, बिल्कुल बड़े योगेंद्र बड़े यादव चेहरे गायब हो गए, कुमार विश्वास गायब हो गए, उसमें से आप देखिए कर दिए केजरीवाल- गए तो सब। तो आप देखिए कि वो बने, उनको जनता ने उस समय जो आक्रोश था सबने चुना, और एक राज्य में उनका देख लिया किस तरह से वो सरकार देना चाहते हैं, उनका भी जो एक गुब्बारा था वो फूट चुका है। अब सीजेपी में ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ, हो सकता है सीजेपी का एकमात्र चेहरा कोई उभर के आया है तो अभिजीत दीप के है, वो किसी राजनीतिक दल में जैसे कन्हैया कुमार चले गए वैसे हो सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा पीके ने राजनीतिक भविष्य पार्टी बनाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए, तो ऐसा वो हो सकते हैं कि वो राजनीति बाई इलेक्शन फिर लड़ रहे हैं वो। हाँ, वो राजनीति में आ जाएं, कोई ना कोई पार्टी उनको ले ले, लेकिन हम कहें कि सीजेपी एक पूरे देश में नेटवर्क खड़ा कर लेगी तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हालांकि कुछ लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हमने मध्य प्रदेश के एक विवादित आईएएस को देखा, पूर्व आईएएस को, उन्होंने कहा कि यदि वो राजनीति में आएंगे तो मैं उनके दल से चुनाव लड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे बीजेपी में जाना नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह से बातें करता हूं, सोशल मीडिया पर लिखता हूं, कांग्रेस मुझे लेगी नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षा है तो वो उधर जा सकते हैं। वो रिटायर्ड लोग हैं ना, कि समय काटना है। लेकिन एक चीज आपने जो पढ़ी है कि सिर काट दिया जाए तो भी कई दिन तक काकरोच जिंदा रहता है, और परमाणु हमला हो जाएगा तब भी काकरोच जिंदा रहेगा। लेकिन काकरोच जनता पार्टी कितने दिन जिंदा रहेगी और उसका भविष्य क्या है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। तो इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब किसी एक दल या सरकार की मनमानी से नहीं चलेगा। मोहन भागवत का यह बयान सिर्फ एक सियासी टिप्पणी नहीं, बल्कि इस देश की रग रग को समझने वाली वो चेतावनी है जिसे वक्त रहते अगर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने नहीं समझा तो नुकसान बड़ा होगा। सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये समझना ही होगा कि नई पीढ़ी को डरा कर या आदेश देकर उनका दिल नहीं जीता जा सकता। युवा रोजगार मांग रहा है, निष्पक्ष परीक्षा मांग रहा है, और इन सब से बढ़कर अपने हक के लिए संवाद मांग रहा है। लाठियों और मुकदमों की सख्ती से आप आंदोलन की आवाज़ को कुछ पल के लिए धीमा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए कुचल नहीं सकते। और विपक्ष, खासकर कांग्रेस को भी ये याद रखना होगा कि युवाओं का ये आक्रोश उनके लिए सत्ता की सीढ़ी नहीं बन सकता। अगर आज युवा केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है तो कल को वो विपक्ष से भी उसका विजन पूछेगा। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए युवाओं को मोहरा बनाने का दौर अब बीत चुका है, और उम्मीद है कि दिल्ली के गलियारों से लेकर विपक्ष के दफ्तरों तक सब ने आज के इस अटेंशन को गंभीरता से सुना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।